हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाला जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 1 के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिया था, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3, ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में और लेक्चर नंबर 1 में। इन थर्ड वाले टॉपिक्स के अंदर, इसके अंदर जो थर्ड टॉपिक है उसके अंदर एक जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड लीकेज एंड इंजेक्शन, वो वाला रह गया था। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग एक तो लीकेज एंड इंजेक्शन सबसे पहले करेंगे, फिर इसका टॉपिक नंबर 4 एंड 5 जो है कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज एंड इंजेक्शन, तो लीकेज और इंजेक्शंस क्या होता है? तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके अंदर जो मनी का जो फ्लो होता है, मनी का जो फ्लो होता है, ठीक है जी। तो वो जो फ्लो है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, तो जब उस फ्लो से मनी जो है बाहर निकल के आ जाता है, सिंपली दैट इज कॉल्ड लीकेज। एंड जब इस फ्लो में मनी जो है इंजेक्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो जब आप मनी जो है क्या करोगे, इस फ्लो से विथड्रॉ हो जाएगा, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर हो जाएगा, विथड्रॉ ऑफ मनी, दैट इज नोन एज लीकेज, दैट इज नोन एज लीकेजेस। और जब जो है आप मनी को और इंट्रोड्यूस कर दोगे इस फ्लो में, और यू कैन से इनकम जो है और इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इस फ्लो में, तो सिंपली दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स भी आपको याद रख लेने हैं। जो लीकेज होता है, लीकेज होता है उसके 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रख लेने हैं। नंबर 1, और यू कैन ऑल्सो से कि लीकेज जो है वो किसकी वजह से होता है? तो एक तो होता है सेविंग्स की वजह से, दूसरा होता है टैक्सेशन की वजह से, और तीसरा होता है इम्पोर्ट्स की वजह से। और जब मैं इंजेक्शन की बात करता हूँ तो इसमें भी 3 एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं। इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, एंड द लास्ट वन इज़ एक्सपोर्ट की वजह से। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये डायग्राम है फॉर्म का, और ये जो नीचे बना हुआ है ये है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते रहता है। अब इस फ्लो में देखो जी यहाँ पे, और ये मेनली जो है इनकम वाला यानी मनी फ्लो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फॉर्म जो है क्या करता है, फैक्टर्स पेमेंट देता है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या करता है, इसे ही क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जब इस फ्लो में क्या होगा, इस फ्लो में इंजेक्शन का मतलब क्या होएगा, जब इस फ्लो में और इनकम क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम। तो इंट्रोडक्शन किस किस चीज़ों की वजह से होता है, तो ध्यान से सुनना है। इंट्रोडक्शन जो होगा वो 3 चीज़ों की वजह से होएगा। नंबर वन इन्वेस्टमेंट्स। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट्स किया जाए, अगर फॉर्म ने और इन्वेस्टमेंट्स कर दिया तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर इनकम और इंट्रोड्यूस हो गया। फॉर्म ने कर दिया, हाउस होल्ड ने कर दिया, तो जब इन्वेस्टमेंट जो है इस फ्लो में और किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, इनकम और ज़्यादा आ जाएगा इस फ्लो में, और दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, बेसिकली इंजेक्शन। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे जो क्या होता है ना, अब मान लो फॉर्म ने क्या किया, बैंक से जो है लोन ले लिया, और एक फैक्ट्री की जगह पे एक और फैक्ट्री जो है उसने ओपन कर दिया, ठीक है जी। तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली व्हाट, एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है जब बैंक से पैसे लेके लोन पे या कैसे भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इस फ्लो में पैसे जो और आ गए, इंट्रोड्यूस हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। इसके अलावा गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक्सपेंडिचर करती है, रोड्स वगैरह बनवाती है, ठीक है जी, और भी कई टाइप के एक्सपेंडिचर करती है। तो उसकी वजह से भी जो है मनी का जो फ्लो है और इनकम जो है उस फ्लो में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंजेक्शन। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थ्रू। जब क्या होता है जी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया जाता है। फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करा, और वो डोमेस्टिक मार्केट में तो बेच ही रहा है हाउस होल्ड को, इसके साथ साथ जब वो एक्सपोर्ट कर देता है अदर इकोनॉमी में भी सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे भी जब पैसे आएंगे तो दैट इज़ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इन दिस फ्लो। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, सेक्टर द्वारा जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, इंजेक्शन होएगा। और लास्ट था क्या हमारा, पहला जो था इन्वेस्टमेंट था, ठीक है जी। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके, इंजेक्शंस के। तो इंजेक्शंस क्या होता है, इट सिंपली रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो।
इंजेक्शन सिंपली रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो, दैट इज नोन एज इंजेक्शन। एंड लीकेजेस क्या होता है? विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, उस फ्लो से पैसे बाहर हो जाना, मनी बाहर हो जाना, दैट्स कॉल्ड इंजेक्शन। और इंजेक्शंस क्या आएगा? अगर मान लो हाउस होल्ड ने और फॉर्म ने सेविंग कर लिया, पैसे बचा के इस फ्लो से निकाल के बैंक में जमा कर लिया, घर पे अलग से सेव करके रख लिया, इसको खर्चे नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सेविंग से क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा, उस फ्लो से पैसे बाहर निकल के आ जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जीएसटी चार्ज कर लिया, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा है फॉर्म ने, उस पर जीएसटी चार्ज कर लिया, और यू कैन से जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर और हाउस होल्ड जो बाय कर रहे हैं उस पर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज टैक्सेस। तो टैक्सेशंस के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर देता है? लीकेज होता है। जब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो उतने पैसे उस फ्लो से बाहर निकल के आ गया। एंड लास्ट वन इज इम्पोर्ट। जब गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो इम्पोर्ट करने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज तो आ गया, पैसे जो है हमारे चले गए, दूसरे देश में चले गए, तो अब हमारा जो मनी फ्लो है वो रुक गया, उस मनी फ्लो और यू कैन से सर्कुलर फ्लो से वो पैसे बाहर निकल के आ गए, तो दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ लीकेजेस। तो 3 एग्जांपल ऑफ लीकेजेस हैं। नंबर वन सेविंग्स, ठीक है, बाय हाउस होल्ड और फॉर्म सेक्टर। नंबर 2 टैक्सेस, जो कि गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है। एंड नंबर 3 इम्पोर्ट, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थ्रू किया जाता है। तो ये था आपका टॉपिक लीकेज एंड इंजेक्शन। तो ये डायग्राम है, आप डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4 पे, ठीक है। दिस इज दी सेकेंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक रह जाएगा। तो 3 फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टोटल 3 फेजेस होता है। नंबर वन जो होता है आपका जनरेशन फेज, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड नंबर 3 डिस्पोजिशन फेज, ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर फेज। तो जो आपका जनरेशन फेज होता है, जनरेशन जो फेज होता है उसे हम प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। इस फेज में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। जो पहला जो था फर्स्ट फेज जो है, उसमें क्या होता है? हाउस होल्ड जो है फॉर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विस मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन 4 चीज़ों से फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज। इसके अलावा जो फॉर्म है, फॉर्म वो फ्री में फैक्टर सर्विसेज तो लिया नहीं, उसके बदले में फॉर्म को, हाउस होल्ड को क्या करना पड़ता है? फैक्टर्स पेमेंट देना पड़ता है। फॉर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट दिया है बदले में, किसके बदले में? जो उसने फैक्टर सर्विसेज लिया है। तो वो जो पैसे पेमेंट करे हैं फॉर्म ने हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड के लिए वही जो है इनकम बन जाती है। फॉर्म के लिए वो पेमेंट है, हाउस होल्ड के लिए वही इनकम है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इस इनकम को हाउस होल्ड क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करती है, नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इनकम फेज भी कहा जाता है। एंड थर्ड जो होता है डिस्पोजिशन एंड एक्सपेंडिचर फेज। तो आपको मैंने बेसिकली डिस्पोजिशन वाला भी जो है पहले बता दिया। तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम में मेनली क्या होता है? जब फॉर्म जो है हाउस होल्ड को पैसे देता है, फैक्टर्स पेमेंट, और जब उस फैक्टर्स पेमेंट जो हाउस होल्ड ने कलेक्ट करा है पैसे, तो उसके लिए जो इनकम हो गई, तो उस इनकम को जब गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज, ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर फेज बाय हाउस होल्ड ऑन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप यहाँ से ये 3 फेजेस जो है आप इसे भी लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो एक बार। जनरेशन फेज में क्या हो गया? इन दिस केस फोन्स प्रोड्यूस गुड्स सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज। फ़ोन या कोई भी चीज़ें, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर्स इनकम और नोन एज फैक्टर्स पेमेंट। तो इनकम जो है हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो फैक्टर्स पेमेंट। और डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर में क्या होता है? जो भी इनकम अर्न करा है हाउस होल्ड ने उसको स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन करने पे। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट? 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये थे 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार इसको बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो इसको आप एक बार जरूर से ज़रूर रीड करके जाना, ठीक है जी। प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन पहले, फिर इनकम फेज, फिर डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जनरेशन फेज, फिर उसके बाद इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन, पैसे को डिस्पोज कर देना, फेंक देना, एक्सपेंडिचर कर देना। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है, क्योंकि इससे छोटे से 2-3 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें वो पूछ सकता है आपसे
कि आपको 2 या 3 कहेगा कि एग्जाम्पल बता दो स्टॉक का एंड फ्लो का, या फिर 2-3 आइटम के नाम दे देगा और वो आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करो विच आइटम इज़ स्टॉक एंड विच आइटम इज़ फ्लो। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आवाज़ आ रही, बाकी है ये बहुत ही आसान टॉपिक। अब स्टॉक किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो जी, स्टॉक किसे कहते हैं। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट आपको याद रख लेना है वो क्या, स्टॉक जो होता है ना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फ्लो जो होता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास अभी के डेट पे, अभी एकदम जो भी अभी टाइम हुआ है, अभी के अभी आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो आपके पास जितने भी रुपए होगा वो कहलाएगा क्या, स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, बट मैं बात करूं कि आज पूरे दिन आपके पॉकेट में कितने रुपए आए, कितने रुपए आपने खर्च करे, कितने रुपए आए कितने रुपए खर्च करे, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। तो फ्लो क्या होता है, फ्लो होता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का डेफिनेशन, इट रेफर्स टू व्हाट, स्टॉक को याद रख लेना, स्टॉक वेरिएबल भी कहते हैं। स्टॉक वेरिएबल बोले या स्टॉक बोले एक ही बात है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक वेरिएबल इन 1 मार्क्स। तो स्टॉक वेरिएबल कोई अलग नाम नहीं होता, बल्कि स्टॉक पूछे या स्टॉक वेरिएबल एक ही चीज़ होता है, सेम एज इट इज़। फ्लो पूछे आपसे या फ्लो वेरिएबल पूछे, दोनों का मतलब सेम है, आपको मीनिंग यही लिख के आना है। तो स्टॉक रेफर्स टू व्हाट, विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स इन गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2019, या गुड्स इन गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी 31 तारीख को आपके पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है जी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, कैपिटल, ये सारे जो होते हैं कब होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं कि आपके पास 31 मार्च को कितने कैपिटल पड़े हुए हैं, कितने के एसेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे जो है आपका स्टॉक कहलाता है। बट जब मैं बात करूँ फ्लो का, तो मैं बोलता हूँ गुड्स जो है ना ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, भाई पूरे जनवरी के मंथ में या पूरे मार्च के मंथ में कितने का स्टॉक आया, कितने का गया, मतलब कितने हमने परचेज करे, कितने हमने खुद प्रोडक्शंस करे और कितने हमने सेल कर दिए। तो जो फ्लो हुआ ना, आया गया, फ्लो मतलब आया गया। ठीक है जी, तो पूरे महीने, पूरे जनवरी के मंथ में, पूरे फरवरी के मंथ में या पूरे एक साल में कितने गुड्स आए, कितने हमने बेचे, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो फ्लो रेफर्स टू व्हाट, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, गुड्स जो है ड्यूरिंग द मंथ और गुड्स जो है ऑन 31 तारीख को। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है छोटे छोटे। देखो जी, अगर आपसे डिफरेंस पूछता है, अगर आपसे स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस पूछता है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन है तो। नंबर 1 मीनिंग, तो स्टॉक क्या होता है, इट रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या होता है, इट रिलेट्स टू और इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा जो है स्टॉक क्या होता है, नॉट अ टाइम डायमेंशन, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। और ये टाइम डायमेंशनल, सर टाइम डायमेंशनल का मतलब क्या, टाइम डायमेंशनल का मतलब भाई एक साल के अंदर कितने का हमने गुड्स प्रोडक्शंस करा, हमारे पास कितने पैसे आए पूरे एक साल में, पूरे एक महीने में, पूरे एक दिन में, दैट इज कॉल्ड टाइम डायमेंशनल। बट जब मैं बात करूँ 3 बजे मेरे पास कितने पैसे हैं, 31 मार्च को मेरे पास कितने का पैसा है, कितने का स्टॉक है, कितना गुड्स है, कितनी कैपिटल है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट या ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो आपका कहलाता है क्या, नॉट अ टाइम डायमेंशनल। फिर आते हैं स्टैटिक कंसेप्ट एंड डायनेमिक कंसेप्ट। स्टैटिक का मतलब ऑलमोस्ट जो है फिक्स रहना, ठीक है जी, तो स्टॉक कंसेप्ट स्टैटिक कंसेप्ट है। बट फ्लो जो है डायनेमिक है, मतलब ये चेंजेस होते रहता है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। ठीक है, स्टॉक जो है चेंजेबल नहीं रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये सारे एग्जांपल अच्छे से करके जाना। ठीक है जी, किसे हम स्टॉक कहते हैं, किसे फ्लो कहते हैं, इससे जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो आपके ऑलरेडी पास्ट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखो जी, स्टॉक जो है कौन कौन से कहलाते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है स्टॉक कहलाएगा। वेल्थ जो होता है स्टॉक होता है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक, क्योंकि कैपिटल पूरे एक साल का नहीं होता, कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, डेट पे होता है। 31 तारीख को कितनी कैपिटल है, 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल है आपके पास। वेल्थ भी जो होता है वो स्टॉक होता है, क्योंकि वेल्थ आज की डेट पे कितने का आपके पास वेल्थ है, पूरे एक दिन का वेल्थ नहीं होता। फिर है क्वांटिटी ऑफ मनी, आज कितने मनी है, 3 बजे कितने आपके पॉकेट में मनी है, 31 मार्च को कितने मनी है, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। फिर है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स इन बैंक ऑन एक पर्टिकुलर डेट। जब ऑन लिख दे ना या एज ऑन लिख दे तो स्टॉक कहलाता है, लेकिन जब पूरे एक साल है, जैसे प्रोडक्शंस जो है पॉपुलेशंस इन इंडिया ऑन 31 मार्च
नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, तो नेशनल इनकम जो चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम पूरे एक साल का निकलता है, इसलिए नेशनल इनकम बोले तो फ्लो कंसेप्ट। कंजम्पशन एक महीने का, एक दिन का, एक साल का। इन्वेस्टमेंट्स, लॉसेस, प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रोडक्शंस ऑफ सीमेंट इन अ ईयर, इन 2021, इन 2022, तो जब इन बोल दे इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। जब वो बोले ऑन एक पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम पे, ऑन 31 मार्च, तो वही आपका स्टॉक बन जाए। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लो, तो इसे आप अच्छे से करके जाओगे। एंड हेयर इज द पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, पास्ट ईयर्स एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए, तो मैंने ज़रा इसको भी यहाँ पे नोट कर दिया है इसी के सबसे लास्ट पेज पे, तो ये भी आपको डिस्कस करा दूँ एक बार। क्वेश्चन देख लो जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी मीन्ड बाय सर्कुलर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपके एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, तो ध्यान से पढ़ो जी। ये जो है आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। दिल्ली 2009 CBSE एग्जाम, दिल्ली कंपार्टमेंट 2014, ऑल इंडिया 2017 एंड दिल्ली 2022, ठीक है जी। तो कई बार आया हुआ है, तो इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक पूछे या स्टॉक वेरिएबल पूछे, एक ही बात। ये कई बार पूछा हुआ, ऑल इंडिया 2011 में, 2012 दिल्ली के एग्ज़ाम में, एंड 2016 दिल्ली के एग्ज़ाम में। फिर आता है क्या, नॉमिनल फ्लो किसे कहते हैं। डिफाइन फ्लो वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल यानी स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, या सिंपल स्टॉक एंड फ्लो का मीनिंग। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है, 2012, 2016, 2011। नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो को याद करो जी। नॉमिनल फ्लो को हम लोग मनी फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। तो इसने रियल फ्लो और मनी फ्लो नहीं पूछा, मनी फ्लो नहीं पूछा, इसने पूछा डिफाइन नॉमिनल फ्लो। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये CBSE सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा हुआ है आपसे व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन था 2013 CBSE बोर्ड दिल्ली 2013 के एग्जाम में। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो, नहीं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। CBSE फॉरेन 2010, ऑल इंडिया 2013, 2017 एंड दिल्ली 2018 के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस ब्रीफली दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का था, ये सैम्पल पेपर का है, बट इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये कई बार आपसे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल करके पूछा हुआ है। ये सारे आइटम्स हैं, और ये स्टॉक होएगा या फ्लो होगा आपको बताना है। ये स्टॉक है या फ्लो है आपको बताना है। इस टाइप से एग्जाम्पल में देता है जब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन या MCQ बनाने होते हैं। तो ये टोटल 15 है, ये सारे यही वाले एग्जाम्पल्स है। तो आप इसको एक बार घर पे कर भी लोगे खुद से। तो अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स ऑन 31 मार्च 2000, ऑन जैसी बोला ना 31 मार्च, तो दिस इज स्टॉक। लॉसेस क्या होता है, फ्लो होता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन अ ईयर, ड्यूरिंग ईयर, तो फ्लो। प्रॉफिट्स, ये भी क्या होता है, प्रॉफिट्स पूरे एक साल का, एक महीने का, ऐसे होता है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन, तो ये आ जाएगा स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 22 जो भी। तो इस टाइप से आप जो है आसानी से इसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 1। एंड ये हमारा आज का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था। और लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके पहले के टॉपिक्स पढ़े थे। टोटल 5 टॉपिक्स थे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कुछ छूटा कि नहीं। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स सिंपली मीन्स एग्रीगेट्स। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो एंड मनी फ्लो पढ़ना था। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, और यू कैन से 2 सेक्टर इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमें जो डायग्राम बनाना है वही वाला आपके सिलेबस में है। बाकी जो पावर बूस्टर में है, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सेक्टर, तो वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, आप नॉलेज पर्पज़ के लिए आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा ओपन मार्केट और ओपन एंड इकोनॉमी एंड क्लोज एंड इकोनॉमी। ओपन एंड वो होता है जिसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 1 इकोनॉमी विद अनदर इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी होता है जब सिर्फ 1 इकोनॉमी के अंदर अंदर जिसमें 3 सेक्टर आते हैं, फॉर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ दो तो ओपन इकोनॉमी बन जाता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी, टोटल 4 सेक्टर्स हैं, फॉर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज अब्रॉड। एंड द लीकेज एंड इंजेक्शन भी हमने पढ़ लिया था। लीकेज में सर्कुलर फ्लो से जब पैसे का क्या हो जाता है, विथड्रॉल हो जाता है, मनी का विथड्रॉल हो जाता है। और इंजेक्शन का मतलब होता है सर्कुलर फ्लो में जब और पैसे इंजेक्ट हो जाते हैं, इंजेक्शन हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम हो जाता है इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शंस के 3 एग्जांपल थे,
एक तो था हमारा क्या, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इंजेक्शन होएगा, पैसे आएंगे, जब गवर्नमेंट क्या करती है आपको सब्सिडीज़ देती है, जब जो है आपका इन्वेस्टमेंट्स होता है, ठीक है जी, और आपका जो है लीकेज के अंदर कौन सा आ गया, एक तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, सेविंग्स होता है, और आप इंपोर्ट करते हो। इसके अलावा जो है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमने चार कह रहा हूँ, 3 फेजेस हमने पढ़े थे, जनरेशन फेज, इनकम फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, एंड स्टॉक एंड फ्लो भी हमने ये पढ़ा ही था। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है जी, चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।